हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम ईवीएस से संबंधित जो है एनसीईआरटी संबंधित जो है बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे। आज के जो 30 क्वेश्चंस होंगे वो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होंगे, इसलिए 30 क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। एक सरसरी निगाह से बस आपको केवल देखना है। बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकता है आपको पता हो और कुछ जो है नए आधारित क्वेश्चंस हो सकते हैं जिनके जो है आप नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियोस को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा। आज का जो वीडियो का टारगेट है वो है 10 लाइक्स का। ईवीएस में जो है पेडागॉजी के साथ 15 क्वेश्चन जो है पेडागॉजी के होते हैं और 15 क्वेश्चंस जो है नॉर्मली एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, जो नॉर्मल क्वेश्चंस आधारित होते हैं। वही आज हम 15 देखेंगे, मतलब 30 क्वेश्चंस आज हम टोटल देखेंगे। खास क्वेश्चन है, इसलिए तैयार से मतलब पेपर में बैठने से पहले ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? अक्सर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो तत्वों का चक्रण होता है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसको देखिए रासायनिक चक्र कहते हैं या जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, वैज्ञानिक भू वैज्ञानिक चक्र कहते हैं, भू रासायनिक चक्र कहते हैं। तो ऐसे तत्वों को जो चक्रण को कहा जाता है उसे कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। इसमें क्या होता है कि जीवित और निर्जीव घटकों के बीच जो है जैव आनुवंशिक पोषण तत्वों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? अब देखिए, मरुस्थलीय पौधे जो मरुस्थल में उगते हैं उन पौधों को जो है उनका एक जो है साइंटिफिक नेम होता है, उसका नाम आपको बताना है। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। मोजोफाइट, जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऐसे पौधों को जो मरुस्थल में उगते हैं उनको जीरोफाइट कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। जीरो इस तरीके से याद कर लिए कि मरुस्थल में मतलब कुछ नहीं मिलता, ना पानी है, ना पौधे हैं, ना कीड़े मकोड़े हैं, ना जानवर आपको, ना लोग मिलते हैं, तो वहाँ जीरो है एक तरीके से, है ना। तो जीरो एक समझ लीजिए, तो इस तरीके से आप याद कर लीजिए। हाइड्रोफाइट जो होता है जहाँ पानी में उगने वाले जो है पौधों को कहा जाता है हाइड्रोफाइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोलर कुकर जो है सूर्य के किन किरणों से ऊर्जा अवशोषित करता है? बेसिक क्वेश्चंस हैं, हो सकता है बहुत लोगों को इन क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं पता होते हैं क्योंकि आमतौर पे बच्चे बेसिक क्वेश्चंस पढ़ना भूल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सोलर कुकर है, उनमें जो सूर्य की जो किरणें होती हैं उनमें से कौन सी किरणों का यूज करके सोलर कुकर प्रयोग करता जाता है, मतलब हीट जनरेट करता है और खाना पकता है उसमें। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर है उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अवरक्त किरणों का यूज होता है। देखिए सोलर किरणों से जो निकलती है यूवी रेज, ठीक है, यूवी रेज निकलती हैं। यूवी रेज जो है वो इसको मतलब यूज करके कन्वर्ट करके इंफ्रारेड यूज करती है। तो यहाँ पे आंसर जो सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वन प्रबंधन जो है संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय जो वन प्रबंधन संस्थान है ये कहाँ पर है? देहरादून, भोपाल और हरिद्वार और अल्मोड़ा में। ये कहाँ पर है? तो देखिए वन प्रबंधन जो संस्थान है उसका सही आंसर जो है यहाँ पे भोपाल है, मतलब मध्य प्रदेश। ये संस्थान है मध्य प्रदेश में, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में, याद रखना 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जो है जैव समूह कहलाता है। तो जो टिकाऊ जैव समूह को कहते हैं उसको कहते हैं इकोटोन। याद रखिएगा, इंग्लिश में ये टर्म याद रखिएगा। संक्रमण है इसे हिंदी में कहेंगे, लेकिन इकोटोन ही आमतौर पे यूज किया जाता है परीक्षा में। जब भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो इकोटोन ही ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा। तो इस टिकाऊ जो है जैव समूह को कहा जाता है इकोटोन। ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डाप्सन इकाई का प्रयोग जो है किया जाता है किस चीज़ के लिए? पृथ्वी की मोटाई नापने के लिए, या फिर ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए, या हीरे की मोटाई या शोर को मापने के लिए। तो देखिए जो इसका सही आंसर है वो है डाप्सन, और डाप्सन का जो इकाई का प्रयोग हो जाए वो है ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किया जाता है। शोर को मापने के लिए जो यूनिट का इस्तेमाल करते हैं उसे डीबी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को क्या कहा जाता है? तो लवणी में अभी मैंने आपको बताया था कि जो मरुस्थल में उगने वाले पौधों को कहते हैं जीरोफाइट और जल में उगने वाले को कहते हैं हाइड्रोफाइट। उसी प्रकार से लवणीय मृदा में जो है उगने वाले पौधों को कहा जाता है यहाँ पे हेलोफाइट। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। और लिथोफाइट जो होता है वो पत्थर में उगने वाले पौधे होते हैं, पत्थर में उगने वाले।
तो इस तरीके से आपको चारों जो पौधे होते हैं जो चारों जगह उगते हैं, 4 जगह उगते हैं, उनके नाम आपको मैंने बता दिया। एक कॉपी में आप ज़रूर से ज़रूर उसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज जो है पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? बहुत बहुत खास पेपर है, खास क्वेश्चन है। यूपी के एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये नवाबगंज जो पक्षी विहार है ये उन्नाव में आता है, उन्नाव जनपद में आता है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत व स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? तो देखिए यहाँ ये क्वेश्चन जो है सतत एवं स्थायी विकास जो है से संबंधित क्वेश्चन आपको सीटेट में ईवीएस के पेपर में आपको जरूर से जरूर देखने का मिलेगा। एक सतत और स्थायी विकास की बात होती है और एक सतत और स्थायी या फिर व्यापक मूल्यांकन का क्वेश्चन आता है हमेशा। तो मैंने अक्सर आपको बताया कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे विकास की बात कर रही है, मतलब करा जा रहा है यहाँ पे ईवीएस से पर्यावरण से संबंधित जो है सतत एवं स्थायी विकास की बात हो रही है। तो ये जो है नवनियतिवादी जो है अवधारणा से संबंधित है। नवनियतिवादी अवधारणा का मतलब है कि फ्यूचर को ध्यान में रख करके, पर्यावरण को ध्यान में रख के इस तरीके की चीज़ों को अपनाना जो पर्यावरण को प्रदूषित ना करे, ऐसी सभी गतिविधियों को रोकने का प्रयास करना जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। ठीक है, अधिक से अधिक जो है चीज़ों का दोहन ना करा जाए, भविष्य को ध्यान में रख करके जो है सब कुछ जो है किया जाए। तो यहाँ नवनियतिवादी अवधारणा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी के फटने से कौन सा प्राकृतिक चक्र दुष्प्रभावित होता है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया है। यूपी ट्रिपल एससी में का ये क्वेश्चन है और जो है सीटेट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और टेट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये देखिए ज्वालामुखी के फटने से क्या होता है कि ज्वालामुखी के फटने से कई जो है गैसेस निकलती हैं, राख निकलती है। ठीक है, तो उसमें से जो चक्र प्रभावित होता है वो है फास्फोरस चक्र। ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हैदराबाद में स्थित जो है हुसैन सागर झील है वो किस जीव की वृद्धि से नष्ट हो रही है? तो देखिए पहली बात तो एक चीज़ याद रखिएगा, हुसैन सागर झील कहाँ पर स्थित है? तो झील से संबंधित क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेगा। तो देखिए झील से संबंधित क्वेश्चन आप हमारे प्रीवियस वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। हुसैन सागर झील जो है कहाँ पर स्थित है? और मतलब ये हैदराबाद में स्थित है। और यहाँ पे कौन सा जो है किस जीव की वृद्धि से या जीव, तो ये जो है जलकुंभी है। यहाँ ये जलकुंभी एक जीव नहीं है, ये एक पौधा है, याद रखिएगा जलकुंभी पौधा है। तो यहाँ ऑप्शन यहाँ पे जीव ना होकर के पौधा हो सकता था। ठीक है, लेकिन कंफ्यूज होने के लिए शायद ये इस तरीके का क्वेश्चन दिया गया है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में आया था तो मैंने उसी तरीके से आपको लिख दिया है। तो जलकुंभी होता है। और जलकुंभी पौधा जो है ये आया तो था बाहरी देशों से, मतलब ब्राज़ील से आया था। और ये आमतौर पे एक तरीके से एक जड़ रहित पौधा होता है, मतलब पानी के ऊपर तैरने वाला पौधा होता है। ये पानी की पूरी सतह को कवर कर लेता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये एक तरीके से आज के समय में अगर हम बात करें तो ये बंगाल में इसे बंगाल का शोक भी कहते हैं। याद रखिएगा बंगाल का शोक कहते हैं क्योंकि ये पूरे पानी को कवर कर लेता है ना। जीव जंतुओं को जो है ऑक्सीजन की मतलब पहुंच कम होने लगती है, सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता, तो बहुत सारी जो है इकोलॉजिकल जो है प्रॉब्लम्स आने लगती हैं पानी में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर डी है। दक्षिण अमेरिका का चौड़ा जो है वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है। तो देखिए दक्षिण अमेरिका में जो है वृक्ष रहित घास का मैदान है, इससे संबंधित क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेगा। तो देखिए वृक्ष रहित घास के मैदान हर जगह होंगे, चाहे वो दक्षिण अमेरिका हो चाहे उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका में जो घास के मैदान को कहते हैं प्रेयरी, उत्तरी अमेरिका में जो है घास के मैदान को कहते हैं प्रेयरी, और दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान को कहते हैं पंपास। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो देखिए 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक थे वो थे लिंडेमान। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। और लिंडेमान ने जो है बताया था कि एक भोजन का जो स्तर होता है, एक स्तर से जब दूसरे स्तर में जो है खाना जाता है तो उसमें जो है 10% जो है हम यूज़ करते हैं उसका, और 90% हम जो है एक तरीके से उसको हम बाहर कर देते हैं। तो 10% का यही नियम है, लिंडमान का नियम कहलाता है। ठीक है, सागरीय बायोम में प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं? तो सागरीय बायोम में सागर में उगने वाले जो है प्राथमिक उपभोक्ता का नाम क्या है? तो ये है ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा, फाइटोप्लैंक्टन इसे कहते हैं। समुद्र में पाए जाने वाला एक शैवाल है, समुद्र में पाए जाने वाले शैवाल को कहा जाता है
प्लैंकटन। तो याद रखिएगा समुद्र में क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइटोप्लैंकटन है क्या, तो आपको बताना है कि समुद्र में उगने वाला ये एक प्रकार का शैवाल है। तो ये प्राथमिक उपभोक्ता है, इसी में जो है इसका यूज जो है जीव जंतु भोजन के रूप में भी करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व पृथ्वी दिवस है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक जो है जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो जैव विविधता से संबंधित है जहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा बारिश होती है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है आपको पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की वैरायटियाँ मिलेंगी। ठीक है, तो वो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। बारिश होगी तो जो है एक बेहतर एनवायरनमेंट जो है डेवलप होगा वहाँ पे, पेड़ पौधों के लिए अच्छा जो है मतलब उनके जो है ग्रोथ के लिए अच्छा होगा, है ना। सूर्य का प्रकाश जो है मैक्सिमम टाइम रहता हो, पानी भी बहुत पर्याप्त मात्रा में होता हो, 200 सेंटीमीटर तक तो होती है वो बारिश। तो ये जो उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं, ये सर्वाधिक जैव विविधता वाला भी क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? तो यहाँ पे जो ग्रीन हाउस गैस में जो है योगदान देता है, इसका क्या मतलब है? पहले बात तो ये गैसेस ऐसी गैसेस होती हैं जो वायुमंडलीय तापमान को बढ़ाती हैं। जो गैसेस वायुमंडलीय तापमान को बढ़ाती है इसी को कहा जाता है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कहा जाता है। इनमें से जो प्रमुख गैसेस होती हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, उसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हो गया, है ना, जल वाष्प हो गया। तो ये सभी जो गैसेस होती हैं ये ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पैरासाइट, डीकंपोजर या स्कैवेंजर या ओमनीवोर? तो देखिए जो मृत जीवों पर जो है निर्वाह करते हैं इनको कहते हैं स्कैवेंजर। याद रखिएगा स्कैवेंजर कहते हैं। और पैरासाइट आपने अक्सर नाम सुना होगा, जिसको अगर हिंदी में बोले तो परजीवी कहा जाता है। याद रखिएगा परजीवी कहा जाता है। ये वे जीव होते हैं जो किसी अन्य जीव पर आश्रित रहते हैं, मतलब परजीवों के लिए परजीवी, किसी और पर जो है आश्रय लेने वाले, तो उन्हीं को कहा जाता है पैरासाइट्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदियां जो है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं? तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण जो है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी करती है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। बिल्कुल समझ लीजिए, बस केवल एक बार सरसरी निगाह से आपको क्वेश्चंस पेपर देखने हैं। अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है? तो अखबार में तत्व जो विषैला पाया जाता है वो लेड पाया जाता है। जो उसकी इंक होती है, आमतौर पर जो लेड जो होती है, इंक जो है, इंक को बनाने में लेड का इस्तेमाल होता है। उसके साथ साथ जो है लेड के साथ अगर ऑप्शन ना आए तो ग्रेफाइट आ जाएगा। याद रखना ग्रेफाइट होता है। ये जो है अखबार आमतौर पे कहा जाता है कि जो हम पकौड़ा खाते हैं या बाहर जो है दुकान में कुछ खाने लगते हैं और वो न्यूज़पेपर के ऊपर रख करके दे देते हैं, फिर वो इंक जो है न्यूज़पेपर में और इंक जो है हमारे खाने में लग जाती है, चली जाती है। ये एक तरीके से जो है विषैला पदार्थ होता है जो कैंसर के रोग में मतलब आपको कैंसर देने के लिए काम करता है। तो एक तरीके से लेड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, तो ये इनका जो है अखबार पर रख करके नहीं खाना चाहिए। लेड नहीं, मतलब जो भी आप भोजन करते हो उनको अखबार में रख करके नहीं खाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य एरोसॉल प्रदूषक है जो वायुयानों में पाया जाता है? एरोसॉल का मतलब है कि ऐसे छोटे छोटे महीन कण जो हवा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये महीन कण कौन से होते हैं जो वायुयानों में पाया जाता है? तो इसे कहते हैं सीएफसी गैस। सीएफसी गैस जो है वायुयानों में पाई जाने वाली एक गैस होती है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसे कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है किस वर्ष पारित हुआ था? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पता होना चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो पारित हुआ था वो 1986 में पारित हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक अच्छा सूचक माना जाता है? मतलब वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक, अच्छा जैव सूचक माना जाता है, वो है लाइकेन। ध्यान रखिएगा लाइकेन जो है वो वायु प्रदूषक के अच्छे जैव सूचक माने जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, अधोलिखित में मतलब नीचे दिए हुए में किस दिन को प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है? यहाँ पे आंसर याद रखिएगा 16 सितंबर को प्रतिवर्ष जो है ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक जो है रेडियो धर्मी प्रदूषण कहाँ पाया जाता है? मतलब ऐसा एलिमेंट जो रेडियो धर्मी प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए ये जो पाया जाता है ये तटीय क्षेत्रों में, केरल के तटीय जो है क्षेत्रों में, केरल के तटीय जो है रेत में पाया जाने वाला तत्व है जिसको कहते हैं हम मोनोजाइट। याद रखिएगा, मोनोजाइट। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। ये कथन जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से लिया गया है? तो भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्यों की अगर बात करी जा रही है तो वो 51A है, और अगर राज्य का प्रत्येक राज्य के कर्तव्यों की बात करी जा रही है तो वो होगा 48A। यहाँ पे भारत के प्रत्येक नागरिक की बात हो रही है तो यहाँ पे अच्छा अनुच्छेद जो होगा 51 का होगा, 51A कहलाएगा, 51A। ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है किससे संबंधित है? तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन क्षरण से संबंधित है, जिसका जो है शुरुआत 1988 में शुरू हुई थी। इनका 89 में शुरू हुई थी। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। इसका जो है था कि हमें ऐसी गैसेस को मतलब उत्पादन से रोकना है जो ओजोन के क्षरण को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, और ये इनको जो है एक चरणबद्ध तरीके से हमें रोकने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे कि जो हमारे एक घरों में यूज़ किए जाने वाले जो AC होते हैं वहाँ से जो है आपको CFC गैस हटा करके अब जो है यूज़ की जाती R32, जो इकोनॉमिक फ्रेंडली जो है गैस मानी जाती है। पहले CFC थी। CFC गैस जो है पहले AC में या फ्रिज के रेगुलेटर में, इन रेगुलेटर कह रहे नीचे जो है होती थी उनमें यूज़ की जाती थी, फ्रीजर्स में यूज़ की जाती थी। अब जो है आमतौर पे R32 और अन्य डिफरेंट टाइप के गैसेस यूज़ की जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? तो भारत में एक ही जगह एशियाई जंगली गधा पाया जाता है, वो है गुजरात में। याद रखिएगा, गुजरात में। और ये है कक्ष का रण, आंसर है यहाँ पे ए। काजीरंगा में एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। याद रखिएगा, असम है ये। काजीरंगा कहाँ है? असम में है, असम राज्य में है, और यहाँ पे एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस तत्व के लगातार संपर्क के कारण ब्लैकफुट नामक रोग हो जाता है? तो देखिए, ब्लैकफुट नामक जो रोग हो जाता है वो होता है आर्सेनिक के संपर्क में आने से, हम जब उसमें ब्लैकफुट नामक रोग हो जाता है। कैडमियम का जो है इटाई नामक रोग हो जाता है, इटाई नामक रोग हो जाता है, नामक रोग होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, इसे कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। एक सेकेंड, मोनोऑक्साइड मनुष्य के लिए हानिकारक है क्योंकि ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। ये हीमोग्लोबिन से क्रिया करने के लिए ऑक्सीजन से प्रतियोगिता करती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता वातावरण में काम करती है। उपरोक्त में से सभी। तो देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है मनुष्य के लिए हानिकारक है। ये इसलिए हानिकारक है क्योंकि जो है ये जो मतलब ब्लड में घुली हुई जो ऑक्सीजन होती है उससे रिएक्शन करती है और जो है मनुष्य में घुल जाती है, मतलब उसके जो है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। ठीक है, आज के जो 30 इंपॉर्टेंट जो है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थे वो सभी समाप्त होते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करना भूलिएगा। आज का जो टारगेट है वो है 10 लाइक्स का। वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।